कहाँ तक पढ़ाए थे उस दिन? न्यूमेरिकल करा रहे थे, ठीक? हाँ ठीक है, लेकिन एक बार हम रिपीट करेंगे, ठीक है? देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग सबसे पहला चीज ये देखे थे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, है ना? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बाबू रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन में होता है रिएक्शन होना, रिएक्शन होकर के जो चीज बन जाता है, जो अभिक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन, ठीक है? तो यदि कोई बोले कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो सबसे पहला तो ये बाबू केमिस्ट्री का एक ब्रांच है ना? तो सबसे पहला वर्ड हम लोग यही बोलेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है केमिस्ट्री का क्या एक तरह का ब्रांच है, एक शाखा, एक पार्ट, एक भाग है। तो केमिस्ट्री का यानी कि रसायन का वह भाग जिसमें हम लोग खेलने उड़ने के बारे में नियम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उन सभी नियम के बारे में पढ़ाई करते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित हो, जो रासायनिक संयोजन से संबंधित हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में बताइए तो रासायनिक संयोजन से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, मतलब इसी के बारे में पढ़ाई करते हैं, रासायनिक संयोजन से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसे हम लोग रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। अच्छा बताइए, मेनली रासायनिक संयोजन का मतलब होता है क्या? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, है ना? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मतलब इधर कोई एरो के इधर जो चीज है, एरो का पहले जो चीज है वो रिएक्टेंट हो गया, और एरो के बाद जो होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यही होता है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन। देखिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब बताइए बाबू, आप मिल में गेहूं डाले लेकिन सिर्फ गेहूं ही निकल रहा है, आटा नहीं बन रहा है, तो क्या आप मानिएगा कि आपका मिल में कोई काम हुआ, मतलब रिएक्शन हुआ? ऐसा तो नहीं मानिएगा। अब जो चीज रिएक्टेंट था सेम वही रिएक्शन के बाद हो जाए तो आप मान, क्या झंझन हो रहा है जी? है पागल, क्या झंझन? हमको लगा कोई चुड़ैल उड़ेल का आत्मा हो, ये सब पायल उयल का आवाज आ रहा है क्या? ऐसा मत डराइए, ठीक है? एक बार तो इस तरफ क्या हम बोले थे डायन, तो वहां से उलझ गया था गिर के। इतना डर दे देते हैं आप लोग इस तरह झन झन, हमको लग रहा है क्या कर रहा है भाई, ठीक है? तो सब मत डराइए, ठीक है? तो ये होता है क्या मेनली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि इधर आपके पास कोई रिएक्टेंट है और आप बोल रहे हैं रिएक्शन हो गया, लेकिन वो सेम चीज वापस आपको दिख रहा था, क्या आप मानिएगा रिएक्शन हुआ है? नहीं माना जाएगा, रिएक्शन नहीं हुआ है। वही चीज यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई, ये है यार, मतलब एरो के पहले भी x प्लस वाई था, बाद में भी x प्लस वाई है। तो क्या यहाँ पे आप मान रहे हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है? क्या आप मान रहे हैं कि यहाँ पे अभिक्रिया हुआ है? नहीं हुआ। वही अभिक्रिया नहीं होना कोई बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। देखिए x प्लस वाई इधर था, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, इट इज नॉट अ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पे रासायनिक संयोजन नहीं हुआ, यहाँ पे अभिक्रिया नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई से z, अब आप लोग बताइए क्या केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है? पहले x प्लस वाई था, बाद में z हो गया, यानी कि रिएक्शन हो गया। बोलिए सर क्या है? क्या कि इधर अलग चीज था, इधर अलग चीज बन गया। दोनों तरफ सेम चीज रहेगा तब रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग चीज दिखेगा तब रिएक्शन हुआ है। इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, दोनों का दोनों गैस है, और यहाँ पे अमोनिया NH3 बन गया, यहाँ पे अलग चीज बन गया, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। कोई दिक्कत है? तो केमिकल कॉम्बिनेशन रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच है जिसमें हम लोग उन सारे नियम के बारे में पढ़ाई करते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित होता है, जो रासायनिक संयोजन से संबंधित होता है। कोई दिक्कत है? अब इसके आगे हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको समझिए, ये चीज को बहुत ही पहले लेबोइजर नाम का वैज्ञानिक बोल दिए थे, मतलब बहुत पहले, ठीक है? क्या कहे थे जानते हैं? उनका कहना यह था कि जितना आपका रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। कब? जब आपका या तो फिजिकल रिएक्शन हो यानी तो फिर केमिकल रिएक्शन हो, लेकिन वो दोनों का दोनों बैलेंस्ड हो, है ना? बैलेंस्ड फिजिकल रिएक्शन हो यानी तो फिर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो। बोलिए सर फिजिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन उस चीज को बोलते हैं जो रिएक्शन को आप देख सकते हैं अपने आंखों से। जैसे कि आप देखिए बाबू, पानी को आप गर्म कर रहे हैं, पानी वेपर के फॉर्म में बन रहा है, क्या उस चीज को आप नहीं देख पा रहे हैं? आराम से दिखता है, तब ये हो गया फिजिकल रिएक्शन। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रहा है? मेरे अंदर इंटरनल एनर्जी है, वो मेरे वोकल कॉर्ड के पास आ रहा है, फिर इस इंटरनल एनर्जी को यहाँ से वो साउंड एनर्जी में बदल रहा है, फिर मेरा वो होठ में आ रहा है वो साउंड एनर्जी, फिर यहाँ से वो आपका वेव एनर्जी में आपके कानों तक पहुंच रहा है। तो एनर्जी जो मेरे अंदर था वही एनर्जी साउंड एनर्जी में बदला। इनके आप देख पा रहे हो, ओ देखो रे सर का यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, ये वाला एनर्जी सर का अब यहाँ पर आ गया, देखो ये साउंड एनर्जी में बदल रहा है, इसको मार रहा है तमाचा, ये साउंड एनर्जी में बदला, सर का होठ के पास आ गई, तो ये अब जैसे ये वेव में बनने वाला, देखो मेरा कान में वेव घुस गया, दिख रहा है ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो जो चीज हो लेकिन दिखे नहीं उसे को बोला था केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको लेवाइजर यही चीज बहुत पहले बोल दिया था कि यदि कोई आपके पास फिजिकल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड फिजिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो जो भी मास आपका रिएक्टेंट का होगा प्रोडक्ट का मास उतना ही होगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। आप इसी प्रकार एनर्जी में भी, ऊर्जा में भी, ऊर्जा संरक्षण का नियम में भी यही चीज पढ़े होंगे कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन इसको ना ही विनाश किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताइए, जो आपका मास है रिएक्टेंट का मान लेते हैं 100 ग्राम, तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम का ही बनेगा। जैसे आप लोग मिल में गेहूं जो डालते हैं 10 केजी का, तो क्या 10 केजी का गेहूं मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन वहां पे इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वहां पे देखिए चक्की में से जब वो टकराता है गेहूं आपका, वो गर्मी की वजह से उसको एनर्जी मिलता है, कुछ पार्टिकल उड़ जाता है, कुछ पार्टिकल जो सो जल जाता है, कुछ पार्टिकल क्या हो जाता है जब आटा वो बनता है तो आटा में तो बहुत गर्म रहता है, उस वक्त कुछ पार्टिकल हवा में उड़ के चले जाता है। यदि वो सब कुछ ना, वो सबको हम लोग रोक ले तो 10 से 9.5 केजी यदि आया तो कंफर्म है आधा केजी वही सब में आपका बर्बाद हो गया है। लेकिन यदि वो सबको रोक ले, वो सब बर्बाद होने ही नहीं दे, जलने उलने कुछ नहीं दे, तो बताइए 10 केजी का गेहूं कितना केजी आटा देगा? 10 केजी देगा। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 10 केजी का गेहूं है, 50 केजी हमसे आटा आप मांगिएगा? और यदि ऐसा मांगिए तो बोलेंगे बाबू इधर थोड़ा सा, फिर आपको बोलेंगे आपको यहाँ पे कौन लाया है, आपका जगह तो रांची में है पागल, अब यहाँ का है, जाइए रांची में जाके एडमिट हो जाइए, यही ना लास्ट में बोला जाएगा। अच्छा, ऐसे कोई बच्चे हैं जो कि 10 केजी गेहूं डाले हैं मिल में, और आपको मिल वाला जो है वो बोलेगा देखो ना तुम्हारा 10 केजी गेहूं डाले लेकिन 1 केजी आटा तुम्हारा आया है, क्या बिलीव कीजिएगा? इतना कम तो बाबू हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ना ही आप इसको खत्म कर सकते, विनाश भी नहीं कर सकते द्रव्यमान को, 10 केजी तो 10 केजी आएगा, और ना ही आप इसको क्या कर सकते हैं, बना भी, एक्स्ट्रा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 केजी सब 20 केजी बना दिए, कभी नहीं हो सकता है। तो वही है, हाँ भले एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिए, पहले 10 केजी गेहूं था वो 10 केजी आटा बन गया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, लेकिन क्या आप मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल तो दिए, लेकिन क्या आप मास को विनाश कर पाए? क्या आप मास को यानी कि द्रव्यमान को बना पाए? नहीं बना पाए। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई भौतिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया होता है, लेकिन यदि वो संतुलित है, संतुलित भौतिक अभिक्रिया या फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो, यानी कि बैलेंस्ड फिजिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस्ड आपका केमिकल रिएक्शन होगा, तब जितना आपका रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान होगा, जितना आपका रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। क्योंकि आप मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं कर सकते, और नष्ट को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रॉय, भी आप उसको नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें तो सब हिंदी वाले हिंदी से ही पढ़ देते हैं। अच्छा, इस नियम को लेवाइजर दिया था, लेकिन बाद में थोड़ा दिन बाद इसको चेक कौन किया था? लैंडोल्ड, और इसमें कोई कमी नहीं पाया गया था, सब चीज सही था। देखिए इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के यानी कि प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान यानी कि टोटल मास के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में से बदला जा सकता है या फिर बदलता है। कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए बाबू, जब 100% कोई रिएक्शन हो गया कंप्लीट एकदम 100%, तो जितना आपका गेहूं का द्रव्यमान है उतना ही आटा का द्रव्यमान होगा या अलग अलग हो जाएगा? यानी कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट है वही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। देखिए व्हेन एनी रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड देन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छा, जब 100% नहीं हुआ होगा कंप्लीट, तब आपका जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट होगा, जो आपका रिएक्शन में भाग नहीं लिया होगा और जो रिएक्शन भाग लिया होगा, वो दोनों को जोड़ करके तब आपका वो मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? वही लिखें, व्हेन एनी रिएक्शन इज नॉट 100% कंप्लीटेड, तब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का। कोई दिक्कत है? इसके बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, है ना? इसके बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो है सो अब आप लोग का आगे देखिए अगला नियम आ रहा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आप लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, या नहीं तो फिर आप इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। अच्छा, आज पहला दिन किसी का है क्या? फर्स्ट डे? फर्स्ट डे किसका किसका है? किसी का नहीं है। आपका पहला क्लास है ना? ठीक, और किसी का पहला क्लास नहीं ना है? तो देखिए बाबू, यदि आपका पहला क्लास हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी हम जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी बाद अगले क्लास मतलब आप लोग का रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझे?
सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा रेडॉक्सिएशन, वहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। काफी सारा आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, सब अब एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाई होगा। जो रिएक्शन यहाँ दिखाएंगे उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो फिर आपको वहां से सब चीज क्लियर होगा। जो नए हैं सबको, हो सकता है जो नए बच्चे होंगे तो आप दोस्त बोला कि बहुत अच्छा पढ़ा था, फिर यहाँ के लोग क्या पढ़ा दिया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये लगभग कंप्लीट हो रहा है, समझे ना, लगभग क्या 80% हम लोग अभी कंप्लीट कर देंगे, 20% बचेगा, उस दिन खत्म करके और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां से सब समझ में आ जाएगा। समझे? देखिए अब यहाँ पे है क्या बाबू, इसको समझिए। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब ये नियम क्या है उसको पहले समझिए, इस तरह नहीं, ठीक है। देखिए क्या है ये नियम, इस चीज को समझिए। देखिए बाबू, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का कहना यह है कि जब आप किसी एक कंपाउंड को, कोई भी एक कंपाउंड को आप यदि अलग अलग सोर्स से ला रहे हैं, अलग अलग स्रोत से यदि आप उठा के ला रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज सेम होगा, क्या क्या चीज बिगड़ेगा, वो चीज को देखिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पानी का, H2O। तो आपको पता होगा कि H2O को आप कई जगह से पा सकते हैं, है ना। पानी को खाली चापाकल से निकाला जा सकता है, सिर्फ कुआं से निकाला जा सकता है? नहीं, पानी को बाबू रिवर से भी आप निकाल सकते हैं, नदी से। नदी में पानी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, पानी को आप समुद्र से भी पा सकते हैं, सी से, समुद्र से भी, हाँ, तालाब सबसे पा सकते हैं, समुद्र से भी पा सकते, थोड़ा बड़ा सोर्स ले लेते हैं। अच्छा, पानी को आप जो है सो गंगा जल जो होता है वहां, वो भी आपका एक तरह का पानी है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा, पानी को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करा करके भी पा सकते हैं, है कि नहीं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन करा के भी आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग पानी पाएंगे इधर ना एरो घुमा देते हैं, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इस पानी को हम लोग कहां कहां से पा सकते हैं, उस चीज को देखिए। देखिए बाबू, ये पानी को हम लोग रिवर से भी ला सकते हैं, इसी पानी को हम लोग समुद्र से भी ला सकते हैं, सी में समुद्र होता है। क्या इतना थोड़ा इंग्लिश ना चलेगा? या नदी समुद्र ऐसा लिखे, हो जाएगा। अच्छा, आप इसको रिएक्शन करा करके भी ला सकते हैं, H2 + O2 से रिएक्शन करा करके भी आप पा सकते हैं, H2 + O2 पानी ये बनता है। अच्छा, आप जो है सो टैप वाटर, यानी कि जो नल सब होता है, चापाकल वगैरह हो गया, वहां से भी आप पा सकते हैं पानी को, टैप वाटर। अच्छा, वर्षा में दूध गिरता है क्या? इसमें पानी आता है, तो वहां रेन वाटर भी होता है, बारिश से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? और बाबू सबसे इंपॉर्टेंट गंगा जल, है कि नहीं? वो भी एक तरह का क्या पानी है, लेकिन उसको गंगा जल बुलाया था, गंगा वाटर नहीं बोलिएगा, ठीक है, गंगा जल। इतने और भी बहुत सारा सोर्स है, सबसे आप पानी पा सकते हैं, हर जगह से आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन आप हमको थोड़ा सोच के बताइए कि इतना जगह से बाबू हमको पानी मिलेगा, इतने सारे चीजों से हम पानी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कभी ऐसा बोलिएगा कि सर हम ना ये वाला पानी जो है सो अपना चापाकल से लाए हैं, तो ये वाला पानी जो है, आप इसका जो सूत्र होता है ना सर, वो H2O नहीं होता, इसका सूत्र होता है H3O। ऐसा आप बोल सकते हैं कि H3O, क्या पानी का सूत्र, चापाकल से पानी उठा के ले तो उसका सूत्र H3O हो जाएगा? H3O समझ रहे कितना डेंजरस चीज होता है? हाइड्रोनियम आयन है ये, प्लस चार्ज आ गया तो हाइड्रोनियम आयन हो गया, ये पानी नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। पानी बाबू तब होगा जब H2O होगा, है ना, H2O। इसका मतलब समझे कि पानी कहीं से भी आप लाइए, क्या H2O के अलावा H2O2 हो सकता है क्या? कहीं से भी लाइएगा पानी आपका H2O ही रहेगा। क्या रहेगा? H2O ही रहेगा, पानी आपका हमेशा H2O ही रहेगा। तो बताइए, जब पानी को आप नदी से लाइए, पानी को आप समुद्र से लाइए, पानी को आप रिएक्शन कराइए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, पानी को आप अपने चापाकल से लाइए, पानी को आप वर्षा से लाइए, पानी को आप गंगा जल वाला पानी को लीजिए, जिस भी चीज को लीजिएगा, क्या पानी का सूत्र H2O के अलावा कुछ होगा क्या? H2O के अलावा कुछ नहीं होगा। जानते हैं इसका सूत्र H2O क्यों बना है? क्योंकि पानी को बनने के लिए हाइड्रोजन का रेशियो 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। तो इसका जो H2O का जो रेशियो है वो है 2:1। इसका मतलब पानी को यदि आप अलग अलग सोर्स से लाइएगा, तब इसका जो रेशियो है वो अलग अलग हर बार आएगा या सेम ही आएगा? सेम आएगा। इसी को बोला जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को बोला जाता है डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि आप कहीं से भी पानी को लाइए, कहीं से भी, आपका हमेशा क्या होगा? सेम आएगा। रेशियो जो है, रेशियो वो हमेशा आपका सेम रहेगा, 2:1 ही होगा।
कभी भी इसका रेशियो जो है सो बदल नहीं सकता है, हमेशा इसको रेशियो कितना आएगा, 2:1 ही आएगा। यानी कि हाइड्रोजन का आपको रेशियो 2 लेना है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना लेना है, 1 लेना है। यदि आप इसके अलावा यदि यहाँ पे ऐसा कर देते हैं H2O2, ये पानी नहीं, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाता है, ये जहरीला होता है। यदि आप इसमें ले लेते हैं H3O, ये अलग चीज हो जाता है। तो यहाँ पे बाबू आपका जो पानी है यदि वो कहीं से भी आ रहा है तो उसका सूत्र जो होना चाहिए H2O ही होना चाहिए। H2O होता ही है, यानी कि उसमें 2:1 में आपका है, यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना, 1 है। क्या अलग अलग सोर्स से लाने पर उसका रेशियो अलग अलग हो जाएगा या सेम रहेगा? यही कहता है डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि आप किसी एक कंपाउंड को यानी कि पानी को आप किसी एक कंपाउंड को अलग अलग सोर्स से लाइए, इन हर सोर्स से जो है सो उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। हर सोर्स से उसका रेशियो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि रेशियो के अनुसार मतलब अलग अलग सोर्स के अनुसार अलग अलग स्रोत से यदि आप पानी लाएं तो उसका अलग अलग सोर्स की वजह से उसका रेशियो बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा आपका 2:1 ही होगा। कोई दिक्कत है? बताइए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या कहना है कि आप किसी भी सोर्स से पानी को लाइएगा, किसी भी सोर्स से आप कंपाउंड को लाइएगा, तो क्या उसका सोर्स पे उस कंपाउंड का रेशियो उस पर निर्भर करेगा? क्या सोर्स पे निर्भर करेगा? नहीं करेगा, सोर्स पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका पानी का रेशियो वही रहेगा। जो भी चीज को आप अलग अलग चीज से ला रहे हैं, यदि सेम ही चीज है तो उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत है? और मास भी इसका सेम होगा। बताइए, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2:16। यदि ये कटेगा इसका मास तो 1:8 हो जाएगा। क्या हम अलग अलग जगह से यदि लाएंगे पानी को तो पानी का जो मास रेशियो बनेगा वो 1:8 बनेगा या हमेशा अलग अलग आने लगेगा? 1:8 ही आएगा। कोई दिक्कत है? बस इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कहना है कि अब अलग अलग सोर्स से आप किसी एक कंपाउंड को लाइएगा, हर सोर्स से आपका वो जो कंपाउंड है, हर सोर्स से आपका क्या होगा, समान होगा। हर सोर्स से उसका रेशियो समान होगा, हर सोर्स से उसका मास रेशियो क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत है? इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, देखिए निश्चित अनुपात का नियम। देखिए बाबू, किसी भी यौगिक में द्रव्यमान के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से मतलब समझे? हाँ, मतलब उसका मास के हिसाब से, उसका मास को देखते हुए मास के हिसाब से तत्वों का अनुपात, मतलब जैसे H2O था 2:1 था, वही है। तत्वों का अनुपात हमेशा समान होगा या अलग अलग दिन अलग अलग हो जाएगा? वही लिखा, हमेशा समान होता है। तथा यह उस स्रोत पर निर्भर नहीं करता है, इन्हीं की समुद्र से लाए तो अलग हो जाएगा, नदी से लाए तो अलग हो जाएगा, कुआं से लाए तो नहीं, सोर्स पर निर्भर ही नहीं करेगा जहां से इसे प्राप्त किया जाता है। मतलब वो उस सोर्स पर निर्भर नहीं करता जहां से इस चीज को प्राप्त किया। इसी नियम को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। क्या क्लियर है? कोई डाउट है? एकदम क्लियर है। चलिए हेडिंग बनाइए, निश्चित अनुपात का नियम, और ये डेफिनेशन को लिखिए। और एक चीज और बता देते हैं, इस नियम को प्रोस्ट नाम का वैज्ञानिक दिया था। कौन दिया था? प्रोस्ट नाम का वैज्ञानिक 1797 ईस्वी में। कितना में दिया था? 1797 में। अच्छा, यदि कोई भी आपको बोलेगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्या आप क्लियरली बता दीजिएगा ना कि कोई एक कंपाउंड को अलग अलग सोर्स से लाइएगा, तो आप जिस सोर्स से लाए हैं उस सोर्स पे उसके द्रव्यमान के हिसाब से उसका रेशियो चेंज नहीं होता है। कोई दिक्कत है? द्रव्यमान की दृष्टि से उसका रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स होगा। चलिए हेडिंग बना लीजिए और ये वाला डेफिनेशन लिखिए। देखिए 2:16 कट जाएगा तो 1:8 हो जाएगा। कहीं से भी लाइएगा यही रेशियो होगा। इसको कर लीजिए एग्जाम्पल। अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, मल्टीपल का मतलब आपको क्या लगता है, एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा होगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है एक से ज्यादा। तो यहां पर भी देखिए क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि एकाधिक में से क्या, एक से ज्यादा। ठीक है, एकाधिक अनुपात का नियम, एक से ज्यादा का अनुपात का नियम। इसमें होता क्या, पहले उसको समझिए। देखिए जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके खाली पानी नहीं बनाता है, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ H2O ही बनाता है, ये बात गलत है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O2 भी बना देता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O भी बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके H3O भी बनाता है। इन कब कैसे क्या रिएक्शन करता है वो सब बताएंगे, आगे है वो सब। ठीक है, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके काफी सारा कंपाउंड बना सकता है।
वही कहना है मल्टीपल प्रोपोर्शन का। एकदम अच्छे से सुनिएगा कि जब कोई दो एलिमेंट रिएक्शन करके एक नहीं एक से अधिक, समझे, एक से अधिक कंपाउंड बनाने लगेगा, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके सिर्फ NO बनाता है, गलत बात, काफी सारा चीज बना देता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का वही कहना है कि जब आपके पास कोई दो एलिमेंट है और ये दो एलिमेंट मिलकर के सिर्फ एक ही नहीं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। कितना से ज्यादा? एक से ज्यादा। बताइए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए जो आपका दो एलिमेंट होगा वो दोनों रिएक्शन करके केवल एक तो कंपाउंड बनाएगा या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा? एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। तो कहना उसका ये है कि जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा ना, तब देखिए क्या होगा। देखिए जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके N2O बनाया, NO बनाया, N2O3 बनाया, N2O4 बनाया, N2O5 बनाया, इतना सा कंपाउंड बना दिया, समझे ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना है कि जब कोई दो एलिमेंट एक से अधिक कंपाउंड बना देगा, एक से अधिक प्रकार का यौगिक बना देगा, तब होगा क्या वो देखिएगा। सबसे पहले ये सब कंपाउंड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो आप हमको पहले ये बताओ, ये सब देखना अपना नहीं है, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे N2O है, ठीक है, N2O में बताइए हम देखेंगे दोनों का रेशियो, दोनों का मास रेशियो देखेंगे, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो देख रहे हैं। बताइए नाइट्रोजन का पहले मास होता कितना है? 14 होता है। तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और N2O में बताइए N2O में नाइट्रोजन का मास कितना होगा? ताकि एक 14 होता है, यहाँ पे 2 होगा, 28 हो जाएगा। रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16, ताकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो बताइए N2O में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा? 28:16। फिर से सुनिएगा क्या बोला था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब दो एलिमेंट एक या एक से अधिक प्रकार का जब कंपाउंड बनाता है तो उसमें से वो सबका आप सबसे पहले रेशियो निकालिए। तो देखिए जैसे इसमें हम N2O का रेशियो निकालिए, N2O में N और O का रेशियो निकालिए, 28:16 है। अब आप ही हमको सोच के बताइएगा, रुकिए तो इस तरह आप हमको सोच के बताइए, ठीक है। हम ये सब पहले मिटा देते हैं, देख देख के नहीं बोलना है, ठीक है, एकदम ये सब याद होना चाहिए, यहीं पे सारा चीज क्लियर होना चाहिए कि घर में जाकर के उसको फोन करे, रे क्या बोले थे सर, क्या बोले थे फलना, उस सब क्लियर यहाँ कीजिए। अब आप लोग बताइए बाबू, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 पीस था तो नाइट्रोजन का रेशियो 28 होगा, कि एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन था 16 हो गया। बताइए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 14:8 या 14:16? 14:16 इसमें होगा, ठीक है। अब आप बताइए इसमें कितना होगा? N2O3 में देख लीजिए कितना होगा? 28:48 होगा, पता चला ना। देखिए एक नाइट्रोजन का 14 था, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का रेशियो यहाँ पे हो गया 28, 14×28, और ऑक्सीजन का होता है 16 और है कितना? 3, कितना हो जाएगा? 28:48। इसमें कितना होगा? 28:64। इसमें कितना होगा? 28:80। अब जानते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना यही था कि जब आप दो एलिमेंट को लीजिएगा और वो दोनों जब एक से अधिक प्रकार का कंपाउंड बनाएगा तो सबका पहले आप रेशियो निकालिए, दोनों एलिमेंट का पहले आप रेशियो निकालिए, और उस दोनों एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट का आप जो सो मास को फिक्स कर दीजिए, एटॉमिक मास को फिक्स कर दीजिए। तो मान लेते कि यहाँ पे हम नाइट्रोजन का मास रेशियो को फिक्स कर दिए, मतलब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो फिक्स कर दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, 28, 56 कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। तो बोला कि आप एगो का जो है सो एटॉमिक मास को फिक्स कीजिए, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को फिक्स कीजिए, और इसी 14 के रिस्पेक्ट में, इसी एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में आप इसमें जो दूसरा वाला एटम था उसका जो है सो आप निकालिए रेशियो। समझे ना? नहीं समझेंगे बात को यार, फिर समझिए। कहना यह था कि जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो उसमें आपका NO तो सब में होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब में आया, तो बोला नाइट्रोजन का मास रेशियो को फिक्स कीजिए, किसी एगो का मास रेशियो को फिक्स कर दीजिए, मतलब किसी एगो का मास नंबर को फिक्स कर दीजिए, एटॉमिक मास को फिक्स कीजिए। तो नाइट्रोजन का हम फिक्स कर दिए 14, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 14 को यहाँ पे हम लोग कर दिए फिक्स। बोला इसी के रिस्पेक्ट में इसमें जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि ऑक्सीजन जो है, इसका आप मास को चेक कीजिए। तो चलिए बाबू हम लोग चेक करते हैं। बताइए 28:16 है, 28, ये सब भी नहीं देखना है, ठीक है, एकदम बिना देखे सब बोलना है।
तब हम एक ही बार में हटाएंगे तब ना आपको लगेगा हम सीखे। देख देख के बोल दीजिएगा तो फिर क्या फायदा हुआ, सीख नहीं पाइए, फिर रटना उठना पड़ेगा। तो सब चीज सीखे, और ये सब चीज तो एकदम नहीं रटना, ये सब तो जेईई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अब बताइए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका एन और ओ का जो रेशियो है N2O में वो कितना है, 28:16। कितना है, 28:16। बताइए नाइट्रोजन का आप कितना यहाँ पे सेट किए थे, 14 ग्राम। तो यदि आप नाइट्रोजन का 14 ले रहे हैं तो बताइए बाबू, नाइट्रोजन का था 28 और ले रहे हैं 14, मतलब इसका आधा ले रहे हैं, तो बताइए ऑक्सीजन का भी कितना लीजिएगा, आधा। तो ऑक्सीजन का आधा यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 14 मास नंबर के रिस्पेक्ट में, मतलब कि जो इसका जो दूसरा वाला जो आपका एलिमेंट था उसका जो नंबर आया, उसका जो मास आया वो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। बताइए इसमें कितना है, 14:16 है, 14:16। तब तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 14 है ये, 14 में तो 16 तब लेना ही पड़ेगा। नहीं समझे बात को, 14 में तो 16 तब लेना ही पड़ेगा, कि 14 में खुद 16, यहाँ पे 14 में 16 हम लोग ले लिए, कोई दिक्कत है, 14 में 16 ले लिए। अब आप हमको सोच के बताइए, अब हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। 28:48 है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आ गया 14:8, इसके लिए 14:8 हो गया। ये सेकंड वाला के लिए आपका क्या हो गया, 14:16। अब बताइए थर्ड वाला के लिए आप यहाँ क्या लिखिएगा, 14:20 या 24? सबका मुंह से आवाज नहीं है, कितना लिखिएगा, ऐसे आवाज आना चाहिए, 14:24। क्या सबको समझ में आ रहा है? बताइए बाबू यहाँ पे 28:64 है, आप ऑक्सीजन का ये नाइट्रोजन का जो 14 आप सेट किए हैं, 14 इसका मोलर मास होता है, आप 14 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। तो बताइए यदि आप यहाँ पे 14 ले रहे हैं तो बताइए इधर कितना लीजिएगा, 32 लीजिएगा। अब आप बताइए यदि आप यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 ग्राम को सेट किए थे, आप नाइट्रोजन का यहाँ पे 14 लिए हैं, तो बताइए ऑक्सीजन का 80 था, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिए, देखिए क्या आया बाबू, 8, 16, 24, 32, 40, कुछ देख रहे हैं? तो उनका कहना यही था कि जब आपका दो एलिमेंट एक से अधिक प्रकार का कंपाउंड बनाएगा तो उसमें एक एलिमेंट का मास को आप कीजिए फिक्स, एटॉमिक मास को कीजिए फिक्स, और उसी एटॉमिक मास के उस जो एटॉमिक मास को फिक्स किए हैं उसी के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसका आप निकालिए एटॉमिक मास, तो आपको एक सिंपल रेशियो देगा। क्या देगा, सिंपल रेशियो। मतलब 1, 2, 3 ऐसा देगा, 4, 5, 6 ऐसा देगा, ऐसा नहीं देगा 1, 1.5, 2, 2.7, 3.1, 4.9 ऐसा नहीं देगा, एक आपको सिंपल रेशियो देगा। देखिए ना, अब नाइट्रोजन, अब सब कंपाउंड में जितना भी कंपाउंड था सभी कंपाउंड में नाइट्रोजन के 14 ग्राम को देख करके ऑक्सीजन कितना रेशियो आया बताइए तो, 8, 16, 24, 32, 40। अब बाबू बताइए, देखिए 8 कहां से कट जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। बताइए एक सिंपल रेशियो दिया या ऐसा रेशियो आ गया, 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4.5 ऐसा आया क्या, एक सिंपल रेशियो आया। क्या आया, बस यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या 80% माइंड में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और, हम 100% आ गया, बहुत बढ़िया, एक बार हम और बता देते हैं, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना क्या था बताइए, एक एलिमेंट या दो एलिमेंट, जब दो एलिमेंट रिएक्शन करेगा तो वो एक से अधिक प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, एक प्रकार का, एक से अधिक प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, उसमें से किसी एक एलिमेंट का हम क्या करेंगे, मास को, एटॉमिक मास को फिक्स कर लेंगे, और उसी एटॉमिक मास को फिक्स करके जब हम दूसरा जो एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में हम, मतलब जो आप एटॉमिक मास को फिक्स किए हैं उसी एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला का जब हम लोग मोलर मास निकालेंगे तब जो उसका अनुपात आएगा वो एक सिंपल रेशियो देगा। सिंपल अनुपात आएगा, सरल अनुपात आएगा या जटिल अनुपात आ जाएगा, सिंपल रेशियो आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे। देखिए अब इसको हटाते हैं और अब देखिए बाबू, जितना आप लोग बोले थे वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 ग्राम को सेट किया, 28 है, 28:16। अब नाइट्रोजन का 14 ग्राम सेट किया, कितना हो जाएगा, 14:8 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें सबका मुंह से आवाज नहीं आया, इसमें और इसमें। अब देखिए बाबू, ये वाला यहाँ पे नहीं लिखना, अब इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए कि नाइट्रोजन के कितने ग्राम बताइए तो, नाइट्रोजन के 14 ग्राम द्रव्यमान के संदर्भ में सभी यौगिकों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या है, देखिए तो ऑक्सीजन का 8, 16, 24, 32, 40, 8, 16, 24, 32, 40, आगे 40 भी कर सकते हैं।
और देखिए 8 है का 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32। तो ये आपको एक सिंपल रेशियो लग रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स रेशियो लग रहा है? क्या क्लियर है सबका? अब देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन वाला, ठीक है। देखिए अब सल्फर और ऑक्सीजन जो है ना SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। सल्फर ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है? SO2 बनाता है और SO3 बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का जो रेशियो है, अब बताइए एगो सल्फर का मास नंबर कितना होता है? 32 होता है। नहीं समझे बात को? यहाँ पे सल्फर है ना, तो बताइए सल्फर का एगो सल्फर है, तो एगो सल्फर का कितना हो जाएगा? 16 और 32 होता है। तो एक सल्फर का मास नंबर 32 हो गया, तो यहाँ पे लिखिए 32। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 32। देखिए यहाँ पे तो सल्फर का जगह पे 32 लिखा। अब ऑक्सीजन बाबू 2 गो है, कितना ऑक्सीजन है? अच्छा यहाँ पे हम O2 ऐसा लिखे थे, आप भी ऐसे ही लिखिएगा या नीचे लिखिएगा? यहाँ पे भी 3 यहीं बराबर में लिखे, नीचे लिखिएगा। अब समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है? 2 है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। अब बताइए जब आप सल्फर का 32 ग्राम को सेट कीजिएगा, जब आप सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम को जब आप क्या कहते हैं सेट कीजिएगा, तो बताइए जब आप सल्फर का 32 ग्राम लीजिएगा, तो बताइए सल्फर के 32 ग्राम में ऑक्सीजन का भी कितना आएगा? 32 ग्राम होगा। देखिए 32 32 दोनों जगह है, तो सल्फर का यदि 32 लिए हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होगा? 32 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे बात को? तो एक बार और बताते, नहीं समझे तो। यहाँ पे भी सल्फर का कितना होगा? 32 होगा। आप ही बताइए ना, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? तो आप सल्फर का सेट कितना कीजिएगा? 32। तो जब सल्फर का 32 ले रहे तो 32 में तो 32 है, तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे भी देखिए SO3 बाबू एगो सल्फर है, इसका कितना हो जाएगा? 32। लेकिन ऑक्सीजन कितना? 3 ठो, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48। 48 हो जाएगा। तो सल्फर का जब आप 32 सेट कीजिएगा तो 32 में 48 है, तो सल्फर का 32 ग्राम में ऑक्सीजन कितना ग्राम हो जाएगा? 48 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे अब सल्फर के 32 ग्राम के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे? द्रव्यमान, ठीक है। ऑक्सीजन का हम लोग देखेंगे रेशियो, मास रेशियो ऑफ O, यानी कि O का मास रेशियो, O का द्रव्यमान अनुपात सभी यौगिकों में किसके रिस्पेक्ट में? सल्फर के 32 ग्राम में कितना आया बोलिए तो? 32 और 48 आया। 32 48 16 का पारा से 2 बार में 16 48। बताइए 2 और 3 ये एक तरह का आपको सिंपल रेशियो लग रहा है या 1.5 2.5 ऐसा रेशियो लग रहा है? कुछ समझ में आया? यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि जब दो तत्व अभिक्रिया करके एक से अधिक प्रकार का क्या करेगा? यौगिक बना देगा, तो उसमें दोनों तत्व में से किसी एक तत्व का आप क्या कीजिए? मास को, एटॉमिक मास को फिक्स कीजिए, और उसी के रिस्पेक्ट में जो दूसरा वाला एलिमेंट है सबका आप क्या कीजिए? एटॉमिक मास को चेक कीजिए, तो उसका सिंपल रेशियो मिलेगा। कौन सा रेशियो मिलेगा? क्या क्लियर है? क्या घर में जाकर के 50-60 बार रटना पड़ेगा? कितना बार पढ़िएगा? एक बार। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बनता क्या चीज से बाबू? हाँ, तो ग्लूकोज C6H12 तो खुद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एगो ग्लूकोज बनाया है। अब वो फिर कुछ और बना पाएगा? पहले एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा तब ना लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया इसलिए लिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया इसलिए लिए, तो वैसा वैसा चीज लेना है जो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। एगो वाला नहीं होगा, एक से ज्यादा वाला लेना है, ताकि नाम भी देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब एक से अधिक वाला। अब क्लियर है? और कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन, जितना बात समझाएं। देखिए एकाधिक अनुपात के नियम के अनुसार यदि कितना तत्व? बताइए तो 2 तत्व अभिक्रिया करके एक ही प्रकार का कंपाउंड बनाएंगे, एक से अधिक प्रकार का, 2 तत्व संयोजित होकर के, वही अभिक्रिया करके संयोजित होकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का क्या करना? बताइए तो एक तत्व का भिन्न यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है ना, जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो है सो ऑक्सीजन के साथ जो संयोजित हुआ था, वही लिखे था नाइट्रोजन का 14 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ जुड़ा। वही है कि नाइट्रोजन का जो है सो देखिए एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है, एक दूसरे से सरल अनुपात रखता है, सरल अनुपात बना के रखता है, ना कि जटिल अनुपात बना के रखता है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए बाबू अब इसको आप लोग लिखिए, वो टिक टिक भी करने लगा, जल्दी स्पीड में इसको लिखिए।
ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, हम तब तक फैन भी ऑन कर देते हैं। तो सर पढ़ाने नहीं छोड़ेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वहां बस पढ़ाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे SRD मतलब हम ही पढ़ाएंगे वहां पर, क्या कि मेरे, हाँ उसको भी करें, क्या कि मेरे अलावा और कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि आप लोग जानते हैं और आप लोग खुद भी नहीं पढ़िएगा, और ये चीज सर को भी पता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, वो हम ही जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ने के लिए एक नंबर रिकॉर्ड हो गया। हो गया नोट? इसको यहाँ पे नहीं लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये वाला चीज को लिखिएगा, नीचे वाला, क्या कि इंग्लिश में नहीं समझ पाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा फिर भी छोड़िए इसको, ये वाला चीज को यहां पर लिखना है, इसी को मतलब यहाँ पे हेडिंग लेना है, फिर ये वाला लिखिएगा। सिंपल रेशियो का हिंदी होता है सरल अनुपात, लिखेंगे आप समझ जाइएगा। इधर 11 12 फिर उधर से 9 10, फिर इधर हमको भी ढेरी पढ़ना होता है, हमको भी प्रोफेसर बनना है। अब देख रहे हैं गला उलाज दर्द दे रहा है।